नमस्कार। अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम ग्रेड थर्ड और रीट प्री एग्ज़ाम को लेकर के विशेष रूप से चर्चा कर रहे थे। साथ ही साथ जो बच्चे रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट और ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये क्लासें देखनी चाहिए, क्योंकि इस लेवल तक साइंस तो उनको भी पूछी जाती है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है आपको। अच्छा मैटर, अच्छा कंटेंट दिया जाएगा, बस आप तो पढ़ते रहिएगा। आपको सिर्फ पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं और अच्छे नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। और पिछली क्लास के अंदर आपको पता है तो हमने क्वांटम संख्याओं की चर्चा की थी, और क्वांटम संख्याओं के अंदर हमने मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ लिया था। हमने ये देखा था कि एक कोश के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, और एक कोश के अंदर अधिकतम कक्षक कितने हो सकते हैं, और एक कक्षक के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। देखो, चर्चा हमने ये की थी कि एक जो कोश है ना, कोश कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन तो निकालने का फॉर्मूला है, वो होता है 2n²। ये पढ़ लिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। और एक हमने पढ़ा था कि कोश में इलेक्ट्रॉन तो ये कोश में अधिकतम कक्षक कितने हो सकते हैं, या उपकोश में अधिकतम कक्षक कितने हो सकते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। चलो ठीक है, कोश में अधिकतम कक्षक कितने हो सकते हैं, तो आप कहोगे कोश में, जैसे पहला कोश है, इस पहले कोश के अंदर अधिकतम कक्षक कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर ये तो n² होते हैं। कितने होते हैं? n² होते हैं। हमने शायद इसको कल पढ़ा था ना, n² होते हैं। हाँ, कोश में अधिकतम कक्षक कितने होते हैं? n² होते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो उपकोश है, इस उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं। उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है। और हमने ये भी पढ़ा था कि उपकोश के अंदर अधिकतम कक्षक कितने हो सकते हैं। ठीक है ना, उपकोश के अंदर, उपकोश में अधिकतम कक्षक कितने हो सकते हैं। तो ये चारों प्रश्न किसी न किसी पेपर में, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और पूछे जा भी सकते हैं। अगर उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, तो आपके पास में उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये है 2, और 2 के बाद में आपको लगाना है ब्रैकेट, और ब्रैकेट याद रखना 2l+ कितना होता है? 1 होता है। 2l+1 होता है। ये इलेक्ट्रॉन निकालने की संख्या है, किस में? तो भाई मेरे उपकोश में। इसमें उपकोश में। और उपकोश में अधिकतम कक्षक निकालने का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। 2l+ में क्या होता है? 1।
2l प्लस में क्या होता है, 1 होता है। 2l प्लस में क्या होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? ये चीजें हम कल पढ़ के आ चुके हैं। और जो दो क्वांटम संख्याएं मैंने पढ़ाई थी आपको, या हमने पढ़ी थी, उसके अंदर हमने कहा था कि n जो होता है ना, वो न तो l के बराबर होगा, न l से कम होगा। कहा था ना, अगर ये 1 है तो इसका मान 0 होगा, अगर ये 2 है तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा, अगर ये 3 है तो इसका मान कितना होगा, 2 होगा। और मैंने ये भी कहा था कि अगर ये 4 है n का मान, तो l का मान 3 आएगा। जब 0 आता है तो उसके लिए अपन s उपकोष कहते हैं, 1 आता है तो उसके लिए p उपकोष कहते हैं, 2 आता है तो उसके लिए d उपकोष कहते हैं, और फिर 3 आता है तो उसके लिए अपन क्या कहते हैं, f उपकोष कहते हैं। यहां तक मोटी मोटी बात हमने पढ़ ली थी। और ये जो मैंने कल वाली क्लास का जो शॉर्ट फॉर्म आपके सामने लिखी है, कल वाली क्लास की जो शॉर्ट फॉर्म आपके सामने लिखी है, ठीक है ना, या कल वाली क्लास का जो निचोड़ मैंने आपके सामने लिखा है, वो आपको याद रखना है, क्योंकि ये पेपर में पूछे जा सकते हैं, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब अपन आज की क्लास को आगे शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आ गया ना मेरे भाई? ठीक। चलो, अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर हेडिंग डालोगे आप नेक्स्ट, और नेक्स्ट पढ़ रहे अपन चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या पढ़ रहे हैं? चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम लिखते हैं स्मॉल m से। किससे लिखते हैं? स्मॉल m से लिखते हैं। इसका जो प्रतिपादक है, या इसको जो देने वाले वैज्ञानिक हैं, इसकी जो खोज करने वाले वैज्ञानिक है, उसका नाम है लिंडे तथा जीमान। क्या नाम है? लिंडे तथा जीमान। तो आप याद रखना, इसका जो प्रतिपादक जो है ना, इसका जो प्रतिपादक, इसका प्रतिपादक जो है वो कौन है? तो आप कहोगे लिंडे तथा जीमान। लिंडे तथा जीमान नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादन किया था, प्रस्तुत किया था इसको, है ना। फिर आपको याद रखना है इसका काम क्या है, इस चुंबकीय क्वांटम संख्या को क्यों पढ़ा जाता है। तो हम कहेंगे भाई, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों के अभिविन्यास की जानकारी देती है ना। यह चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों की अभिविन्यास की, कक्षकों के अभिविन्यास की, अभिविन्यास की जानकारी देती है। दूसरी बात याद रखना है कि ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है, इसका कुल मान जो होता है वो 2l प्लस क्या होता है, 1 होता है। और 2l प्लस 1 क्या है? एक उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या है या कक्षक की संख्या है। तो आप कहोगे एक उपकोष के अंदर कक्षक की संख्या है।
एक उपकोष के अंदर कक्षक की क्या है, संख्या है। तो अगर इसका कुल मान पूछा जाए आपसे, इसका कुल मान, इसका जो कुल मान है वो कितना होता है, तो आप कहोगे इसका कुल मान 2l प्लस 1 होता है। और 2l प्लस 1 जो है वो क्या है, तो वो आप कहोगे उपकोष में कक्षकों की संख्या है। उपकोष में क्या है, कक्षकों की क्या है, संख्या है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो फिर अब इसका जो संख्यात्मक मान है वो कितना हो सकता है, तो इसका जो संख्यात्मक मान है वो आपको याद रखना है। इसका संख्यात्मक मान कितना होता है, इसका जो संख्यात्मक मान है वो होता है प्लस एल से लेकर के, फिर याद रखना 0 तक, और सॉरी माइनस एल से लेकर के 0 और प्लस एल तक होता है, प्लस एल तक होता है। ये इसका संख्यात्मक मान तक होता है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कैसे होता है उसकी अभी अपन चर्चा करेंगे। इसका मतलब इस चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान विगमशीय क्वांटम संख्या और मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। करता है नहीं करता सर, करता है। और द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान चुंबकीय क्वांटम आपके मुख्य क्वांटम संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, अब अपन इसके मान की आगे चर्चा करते हैं कि इसके मान अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आ जाओ, इसके मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपन कि स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग जीरो लेवल बताओ। ये n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। और मुख्य क्वांटम संख्या का मान यदि 1 है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान यदि 1 है, तो फिर मेरे भाई ये l का मान कितना होगा, तो आप कहोगे l का मान न तो n के बराबर हो सकता, न n से अधिक हो सकता, एक कम हो सकता है, और एक कम होता है। इसका मतलब l का मान कितना, 0। अगर l का मान 0 है तो क्या चुंबकीय क्वांटम संख्या l के मान पर निर्भर नहीं करती, करती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान -l 0 से +l तक होता है। तो क्या 0 को माइनस में लिखा जा सकता है, नहीं। क्या 0 को प्लस में लिखा जा सकता है, नहीं। तो 0 को तो 0 ही लिखा जाएगा। इसलिए हम ये कहेंगे सर कि जो m है ना, उस m का मान भी कितना हो गया, 0 हो गया। उस m का मान भी कितना हो गया, 0 हो गया। इस बात में अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। क्या कोई डाउट है, नहीं है ना। अरे भाई, जब m का मान l पर निर्भर करता है और m का मान क्या हो सकता है, तो m का मान आप ये कह रहे हो ना कि सर -l से लेकर के 0 और +l तक होता है, +l तक होता है। ठीक बात है, ठीक है। तो फिर आप सोचो कि क्या 0 को l की फॉर्म में माइनस लिखा जा सकता है क्या, नहीं। क्या 0 को प्लस लिखा जा सकता है क्या, नहीं। 0 तो 0 ही होता है ना। तो हमने लिखा m बराबर क्या आया, m बराबर तो 0 आया, m बराबर तो क्या आया, 0 आया। कोई दिक्कत नहीं है ना। बस समझ कर ही समझना है, और जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन बहुत कुछ समझ जाएंगे। क्लियर है, बोलो क्या मेरी बातें पल्ले पड़ रही है, क्या समझ आ रहा है क्या। अरे खोपड़ी में बैठा है के,
बैठा है नहीं तो बस खोपड़ी में बिठाए रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब तो हर किसी पढ़ने वाले इंसान को जॉब मिलती है क्या? नहीं मिलती ना। मेहनत करो, हर मेहनत करने वाले इंसान को जॉब जरूर मिलती है। वो मेहनत आपकी हो सकता है बहुत जल्दी रंग लेके आए, और हो सकता है उस मेहनत का रंग आपको लेट दिखने लगे, लेकिन एक दिन दिखेगा जरूर। ये बात आपको जरूर जरूर याद रखनी है। पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बुक के संपर्क में रहो। किताबें कुछ छीनेगी नहीं आपसे। किताबें अगर आपको नौकरी नहीं दिलाएगी ना, तो एक बहुत अच्छा इंसान जरूर बना सकती है, आपके अंदर बहुत सारी समझ विकसित कर सकती है। अगर आपके अंदर समझ विकसित होगी तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके आप पैसों को कमा सकते हो। और घर चलाने के लिए पैसे ही नहीं, समझ भी विकसित होनी चाहिए इंसान के अंदर। ठीक है, जीवन चलाने के लिए केवल पैसे ही नहीं, इंसान के अंदर समझ विकसित होनी बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो समझदारी कब आएगी? जब आप किताबों के संपर्क में, अच्छे इंसान के संपर्क में रहोगे। पढ़ते रहिए, और पढ़ने से आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लेकर आएगी। आप बहुत एक अच्छे इंसान बनोगे, नौकरी भी लगोगे, और जिस दिन नौकरी लग गई उस दिन ना समझ इंसान भी आपको ये कहेगा कि ये इंसान बहुत क्या है, अच्छा है। ठीक है ना? हाँ, नौकरी है तो इंसान अच्छा है, नौकरी नहीं है तो इंसान अच्छा नहीं है। ठीक है? ओके। दुनिया की नजर में, ठीक है ना, m का मान कितना आया? 0 आया। चलो बात करते हैं अपन। n बराबर कितना? 2। n बराबर कितना? 2। तो फिर l बराबर कितना? आप कहोगे सर l बराबर तो आ गया 1। l बराबर कितना आ गया? 1। अब आप मुझे ये बताओ, क्या m का मान आप लिख सकते हो? लिख सकते हो सर। क्या -1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। -1 के बाद प्लस की तरफ जाएंगे तो सर रास्ते में 0 आएगा, आएगा। और 0 के बाद में प्लस कितना आएगा? 1 आएगा। प्लस कितना आएगा? 1 आएगा। अभी आपने पढ़ा ना, m का मान -l से लेकर के 0, और 0 और प्लस कितना? l। तो इस l के मान को एक बार लिखो माइनस में, और 0 लिखो, और एक बार लिखो प्लस में। समझ गए क्या? समझ गए ना? ठीक। अब आ जाओ, अब अपन आगे बात करते हैं कि सर अगर n बराबर 3 है, n बराबर क्या है? 3 है, तो फिर n बराबर 3 आ गया आपके पास, तो फिर l बराबर कितना आएगा? l बराबर 2 आएगा। तो फिर m का मान क्या हो सकता है? m का मान -2 हो सकता है। -2 के बाद -1 आता है, मतलब पहले 1 आता है माइनस का, फिर 0 आता है, फिर आता है प्लस का 1, और प्लस का कितना? 2। प्लस का कितना? 2। ये आ गया आपका m का मान। तो फिर n का मान कितना? 4। n का मान 4। तो फिर l का मान कितना? l का मान तो 3। तो फिर m का मान कितना? m का मान -3, -2, -1 मेरे भाई, 0, प्लस का 1, प्लस का 2, और प्लस का कितना? 3। प्लस का कितना? 3। अब एक दिमाग लगाओ, क्या ये s जो है वो ये 0, l बराबर 0 किसके लिए होता है? s उपकोष के लिए। और s उपकोष के अंदर एक ही कक्षक होता है, s कक्षक, जिसके लिए m का मान कितना आएगा?
0 आएगा, जिसके लिए m का मान कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है। फिर n बराबर 2, तो ये l किस उपकोष के लिए आया, ये l आया p उपकोष के लिए। और p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, एक होता है px, एक होता है py और pz। उन तीनों कक्षकों के अभिविन्यास को बताती है। और ये जो 0 आया है ना, ये हमेशा p उपकोष में pz कक्षक के लिए आता है। कौन से कक्षक के लिए आता है, pz कक्षक के लिए आता है। क्या बताओ, क्लियर है, समझ गए क्या। चलो, ये L बराबर 2 और L बराबर 2 आता है D के लिए, और D के लिए आता है तो D उपकोष के अंदर 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। और याद रखना, ये जो आता है ना 0, ये dz स्क्वायर के लिए आता है। यहां पर जो 0 मान है वो dz स्क्वायर के लिए आता है। L बराबर 3 किसके लिए आता है, तो L बराबर 3 F उपकोष के लिए आता है। और F उपकोष में आपको याद रखना है कितने कक्षक होते हैं, 7 कक्षक, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 कक्षकों के अभिविन्यास को क्या करता है, बताता है। इन 7 कक्षकों के अभिविन्यास को क्या करता है, बताता है। भाई मेरे, कोई किसी प्रकार का डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। अगर आपको समझ आ रहा है तो फिर मैं आगे चलूं, बोलो चलूं या नहीं चलूं, चलूं ना, चलो। आ जाओ, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट है हमारे लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो हमने पढ़ ली है। अब अपन पढ़ेंगे चक्रण क्वांटम संख्या। थोड़ा सा फोन के अंदर कॉल आ गया था, फिर मैसेज छोड़ना पड़ा कि एक बार मैं क्लास में, इसलिए। ठीक है, ओके। चलो, अब अपन पढ़ते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, चौथी क्वांटम संख्या जिसका नाम है चक्रण क्वांटम संख्या। और ये जो चक्रण क्वांटम संख्या है ना, इसको लिखा जाता है स्मॉल s से। किससे लिखा जाता है, स्मॉल s से लिखा जाता है। चलो, ये स्मॉल s से लिखा जाता है। चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में बताने वाले या प्रतिपादक जो थे इसके, वो थे गोल्डस्मिथ और याद रखना उल्हनबेक। चक्रण क्वांटम संख्या का प्रतिपादक कौन है, इस चक्रण क्वांटम संख्या का जो प्रतिपादक है, वो कौन है, वो है आपका, एक तो है उल्हनबेक और एक वैज्ञानिक और है जिसका नाम क्या है आपका, गोल्डस्मिथ। हाँ, ये दिमाग से थोड़ा निकल जाता है। एक तो है गोल्डस्मिथ और एक है भाई मेरे उल्हनबेक। गोल्डस्मिथ व उल्हनबेक। क्लियर है बात है। अब ये बात अपन करते हैं कि ये जो चक्रण क्वांटम संख्या है, ये हमें परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या जानकारी देती है। तो भाई
ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। चक्रण के बारे में बताती है। अब चक्रण कैसे? तो चक्रण ऐसे, जैसे किसी कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। एक तो घूमता है क्लॉकवाइज और एक घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। एक तो घूमता है क्लॉकवाइज और एक घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ गया आप बात? जो क्लॉकवाइज घूमेगा उसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या का जो मान होता है वो s बराबर +1/2, और जो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा उसके लिए s का मान माइनस का कितना होता है? 1/2 होता है। माइनस का कितना होता है? 1/2 होता है मेरे भाई। इसका मतलब चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान हो सकते हैं, एक तो +1/2 और एक -1/2। क्लॉकवाइज जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, क्लॉकवाइज जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसके लिए तो होता है +1/2, और जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है उसके लिए होता है -1/2। अगर किसी कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यदि किसी कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन की जो चक्रण क्वांटम संख्या है, उस इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या, उस चक्रण क्वांटम संख्या का मान हमेशा कितना होगा? +1/2 होगा। ऐसा कितना होगा? +1/2 होगा। बताओ, कोई डाउट है क्या? नहीं है? तो चक्रण क्वांटम संख्या का जो प्रतिपादक है वो गोल्डस्मिथ और उल्हनबेक ने किया है। और अगर चक्रण क्वांटम संख्या की बात करें अपन, तो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में क्या देती है? जानकारी देती है। अगर किसी परमाणु के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 मान संभव है, एक +1/2 और एक -1/2। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर कहां घूमता है, इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो फिर उसकी चक्रण क्वांटम संख्या का मान +1/2 होता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसकी चक्रण क्वांटम संख्या का मान -1/2 होता है। इसके साथ साथ अगर किसी कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फिर उस इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या का मान कितना? उस इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या का मान हमेशा और हमेशा +1/2 होगा। बोलो, समझ गए? बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहां आओ आप लोग, और यहां पर अपन बात करते हैं कि सर हमें यहां से प्रश्न किस प्रकार बन सकता है? क्या कोई 3rd ग्रेड के अंदर यहां से गहराई में प्रश्न बन सकता है क्या? अब बात यह है कि पीछे वाला जो पेपर हुआ था अभी पिछली भर्ती में, वो लेंथी बहुत था, और उसके अंदर बायोलॉजी बहुत ज्यादा लेंथी थी ना। इसका मतलब पेपर तो हार्ड था, तो फिर पेपर मुश्किल बन सकता है। क्वांटम संख्याओं के बारे में पूछा जा सकता है ना। तो एक प्रश्न तो यहां से अगर अपने लेवल का बनता है तो ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा समुच्चय सही हो सकता है, कौन सा समुच्चय गलत हो सकता है। तो सोचो आप, अगर n बराबर, हमसे ये कहा जाए कि सर n बराबर 1 है, तो क्या l बराबर 0 हो सकता है? और क्या m बराबर 0 हो सकता है? और क्या s बराबर +-1/2 हो सकता है?
आपको ये पहचानना है क्या ये सही है क्या। और अगर n बराबर 2 है तो क्या l बराबर 1 हो सकता है। तो फिर क्या m बराबर +1 हो सकता है। और फिर क्या s बराबर +1/2 हो सकता है। आपको पहचानना है इनमें से। अगर n बराबर 3 है तो क्या l बराबर 2 हो सकता है। क्या m बराबर 3 हो सकता है। और क्या s बराबर -1/2 हो सकता है। और अगर n बराबर 2 है तो क्या l बराबर भी 2 हो सकता है। और m बराबर -2 हो सकता है। और क्या s बराबर +1/2 हो सकता है। पहचानो आप इनमें से कौन से कथन गलत है। इनमें से कौन से कथन गलत हैं। कितने जोड़े इनके अंदर गलत हैं, कितने जोड़े इनके अंदर सही है। क्या आप इसको पहचान सकते हो। अगर पहचान सकते हो तो मैंने इसको ऑप्शन नंबर दिया ए, इसको ऑप्शन नंबर दिया बी, इसको ऑप्शन नंबर दिया सी, और मेरे भाई इसको ऑप्शन नंबर दे दिया कौन सा, बी। कौन सा दिया, बी। अब सोचो आप इनमें से कितने ऑप्शन सही है, कितने ऑप्शन गलत है। हम मिलान करते हैं। क्या सर n बराबर 1 हो सकता है क्या। हो सकता है। n बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन 1 से अनंत तक हो सकता है। इसका मतलब n बराबर 1 तो हो सकता है। क्या l बराबर 0 हो सकता है। l का मान कभी भी n के बराबर नहीं आएगा, एक कम ही आएगा और अधिक नहीं आएगा। ये आपने पढ़ा है। तो फिर मेरे भाई l बराबर 0 मतलब n बराबर 1 है तो l बराबर 0, ये बात तो सही है। सोचो m बराबर 0, m बराबर 0 मतलब l पर निर्भर करता है। अगर l 0 है तो m भी क्या होगा, 0 होगा, ये बात भी सही है। और m बराबर ±1/2 हो सकता है, हो सकता है ना। अगर पहला कोष है तो पहले कोष के अंदर 1s2, ये इस s उपकोष के अंदर s कक्षक के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए जो चक्रण क्वांटम संख्या है s स्मॉल s, उसका मान ±1/2 हो सकता है मेरे भाई, हो सकता है ना। ठीक। अब सोचो आप थोड़ा आगे, और आगे ये सोचो आप कि n बराबर 2 दिया गया है। इसका मतलब ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल एक्यूरेट सही है, ये गलत नहीं हो सकता, ये गलत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। चलो n बराबर 2 है तो l बराबर 1, l बराबर 1। अगर l बराबर 1 है तो m बराबर कितना आएगा, +1। कैसे, कि हमने पढ़ा था m का जो मान है वो -l से 0 और +l तक जा सकता है, +l तक हो सकता है। तो फिर l का मान कितना, -1 और -1 0 और l का मान कितना, +1। तो सोचो ना आप, m का मान +1 सही है ना। अब अगर s इस n बराबर 2 उपकोष के अंदर कोई ऐसा उपकोष जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या चक्रण क्वांटम संख्या का मान +1/2 हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है ना भी। अगर s चक्रण क्वांटम संख्या का मान मतलब किसी कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक के लिए +1/2, दूसरे के लिए -1/2। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फिर +1/2। तो ये तो बात सही है। इसका मतलब ये भी गलत नहीं है
ये भी सही है, ये भी क्या है, सही है। ठीक है ना। अगर n बराबर 3 है तो l बराबर 2 सही है, l बराबर 2 सही है ना। अगर l बराबर 2 है तो m बराबर 3 हो सकता है। भाई मेरे n बराबर 3 तो l बराबर 2 तो m बराबर 3 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। कैसे कि m का मान तो -l से 0 और प्लस कहां तक, l तक होता है। तो l तो कहां तक है, -2 से पहले -1, फिर आता है 0, फिर आता है +1, फिर आता है +2, बस यहीं तक रुकना है। 3 तो हो ही नहीं सकता, आगे जाने की जरूरत है नहीं। इसका मतलब ये तो क्या है, ये तो गलत है, ये तो क्या है, ये तो गलत है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप यहां पर आओ और यहां पर n बराबर 2 तो l बराबर 2, बस यहीं तक रुक जाओ, आगे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, क्योंकि l और n का मान आपस में बराबर नहीं हो सकता। l का मान n से 1 कम हो सकता है, तो ये तो दोनों बराबर है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऊपर वाले दोनों सही है, नीचे वाले दोनों क्या है, गलत है। आप मुझे ये बताओ, क्या ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक प्रश्न अगर ऐसा आ जाए ग्रेड 3 के अंदर, क्या ऐसा प्रश्न आ जाए किसी अन्य एग्जाम के अंदर, तो आप कर सकते हो क्या, कर सकते हो ना, कर सकते। इस चैप्टर को जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, फिर इस चैप्टर के PYQ में आपको करवाऊंगा, और उस PYQ के अंदर इस प्रकार के प्रश्न अपन डालेंगे। ठीक है, पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर अब अपन चलते हैं आगे। और आगे एक प्रश्न में और करवा देता हूं, एक प्रश्न और करवा देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन, सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान लिखो। चारों क्वांटम संख्याओं का मान लिखो, या चारों क्वांटम संख्याएं लिखो। चारों क्वांटम संख्याओं का मान लिखो। अब इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अपन सीखेंगे। बस याद रखना इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। प्रश्न ये है कि सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखने हैं, और वो मान कैसे लिखेंगे, मान कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखना है। देखो इधर सोडियम का परमाणु क्रमांक ऐसे लिखते हैं अपन कि सोडियम आता है 11 नंबर पर, और 11 नंबर पर आता है, इसका मतलब उदासीन है। उदासीन है तो फिर याद रखना है इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11, क्योंकि एक उदासीन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और उसका परमाणु क्रमांक तीनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो फिर इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 11 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरे जाएंगे, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अब सोचो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन है, और अंतिम इलेक्ट्रॉन के अंदर आपको ये बातें याद रखनी है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में है। तो कोष की जानकारी तो मुख्य क्वांटम संख्या देती है, इसका मतलब स्मॉल n का मान कितना, 3। कितना, 3। ये आगे लिखी हुई संख्या मुख्य क्वांटम संख्या है। फिर सोचो उपकोष कौन सा है, तो उपकोष तो है
आपका एस। और उपकोष के बारे में कौन सी क्वांटम संख्या जानकारी देती है? द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या के लिए यहां पर एस के लिए एल का मान कितना आएगा? 0, क्योंकि एस के लिए तो एल का मान 0 ही आता है। आता नहीं आता? अगर एल 0 है तो बताओ एम 0 आएगा या नहीं आएगा? आएगा। और अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उस एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो चक्रण क्वांटम संख्या है उसका मान +1 बटा कितना आएगा मेरे भाई? +1 बटा कितना आएगा? 2 आएगा। बताओ क्या ये समझ आया या नहीं आया? आया ना? चलो लिखो, इसको सॉल्व करो, आप कॉपी में उतारो। तब तक के लिए अगला प्रश्न भी अपन आपके लिए बनाते हैं और अगले प्रश्न में अपन कुछ नया प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। समझ आया नहीं आया? आ गया ना समझ? आपने लिख भी लिया इसको। चलो आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न ये है, सोडियम को ही ले लेते हैं। चलो, सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान 0 होगा? m का मान 0 होगा। सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान 0 होगा? m का मान 0 होगा। चले, चलो फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे चलते हैं। 1s2 2s2 2p6 और 3s क्या 1, 3s क्या 1। m का मान 0 पूछा है तो देखो आप, अगर इस s उपकोष की बात करें अपन, यहां पर बात करें कि यहां पर n का मान कितना, n का मान कितना 1, तो बताओ l का मान कितना 1, l का मान कितना 1। अगर सॉरी l का मान कितना 0, अगर l का मान 0 है तो m का मान भी कितना आएगा? 0 आएगा। तो इस s उपकोष के लिए m का मान 0 आया, आया ना? तो इस s उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए जिनके लिए m का मान क्या है? 0 है। फिर s उपकोष के लिए l का मान 0, तो फिर m का मान भी 0। तो फिर याद रखना है 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए जिनके लिए m का मान कितना है? 0 है। और p के अंदर 3 कक्षक होते हैं, एक तो होता है px, एक होता है py और एक होता है pz। और pz के लिए m का मान कितना होता है? 0 होता है। और pz के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? तो एक p कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो फिर 3 के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट में आपके पास जो pz है उसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और फिर याद रखना है इस s उपकोष के लिए l का मान 0 होगा, तो फिर m का मान भी कितना होगा? 0 होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान कितना आएगा? 0 आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और एक, इन 7 इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। m का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बोलो समझ आया या नहीं आया? आ गया ना समझ? चलो, समझ आ गया अच्छी तरीके से? कोई डाउट नहीं है? तो फिर चले आगे, आगे चलते हैं।
इतना डीप प्रश्न हमसे पूछा नहीं जाएगा। अगर पूछा जाता है तो फिर आगे की चर्चा कि यहाँ पर इतना डीप प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये अपना क्वांटम संख्या वाला जो पोर्शन है वो क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब अपन बात करते हैं ऑफबो नियम की। किसकी बात करते हैं? ऑफबो नियम की। और ऑफबो नियम अपने आप में, ऑफबो जो नियम है, ऑफबो नियम अपने आप में कोई अकेला नियम नहीं है। ऑफबो नियम अपने आप में एक अकेला नियम नहीं है। ठीक है, एक अकेला नियम नहीं है। यह 3 नियमों से मिलकर के बना है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से नियम आते हैं तो ध्यान देना। पहला नियम इसके अंतर्गत आता है जिसका नाम है पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम किसके अंतर्गत आता है? तो आप कहोगे ऑफबो नियम के अंतर्गत आता है। पाउली का अपवर्जन नियम किसके अंतर्गत आता है? ऑफबो नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो दूसरा आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत दूसरा जो नियम आता है जिसका नाम है हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। 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 क्लियर है क्या? ठीक है। तीसरा जो नियम आता है वो आता है n+l का नियम। n+l का नियम। और चौथा इसी के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं वो है पूर्णपुरित तथा अर्धपुरित। पूर्णपुरित, अर्धपुरित व रिक्त कक्षकों का अतिरिक्त स्थायित्व का नियम। अतिरिक्त स्थायित्व का नियम। पूर्णपुरित, अर्धपुरित व रिक्त कक्षकों का अतिरिक्त स्थायित्व का नियम। स्थायित्व का नियम। बोलो कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है तो फिर आपको अच्छी तरीके से इनको याद करना है। याद ही नहीं बल्कि दिमाग में इस तरीके से बैठाना है ताकि आपको ये लगे कि हमारा तो सिलेक्शन श्योर है। आपको ये विश्वास हो जाए कि हमारा तो सिलेक्शन क्या है, श्योर है। ठीक है, चलो भाई अब आपको ये करना है कि जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको अच्छे से करो रिवाइज। अच्छे से क्या करना है, उसको रिवाइज करना है। अब बात ये आती है कि सर ट्यूशन कहां से करें, टेस्ट सीरीज कहां से ज्वाइन करें। तो जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है वो तो क्या कर सकता है कि टेस्ट सीरीज विद्यापीठ, स्वाध्याय विद्यापीठ जो है अपने सूरतगढ़ के अंदर, उसमें हमने लेवल 2 साइंस मैथ की टेस्ट सीरीज अच्छी तरीके से शुरू कर रखी है। आप वहां पर आइए और टेस्ट दीजिए। जो बच्चा पहली बार ग्रेड 3 साइंस मैथ की तैयारी कर रहा है या
रीट प्री की तैयारी कर रहा है, पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसको पहले जरूरत है कि उसको पहले सिलेबस पढ़ने की जरूरत है। मतलब उसको पूरा का पूरा जो सिलेबस है, साइंस में क्या क्या चीज है, मैथमेटिक्स में क्या चीज है, जीके के पोर्शन में क्या चीज है, वो सारी चीज पढ़ने की जरूरत है, क्लासें अटेंड करने की जरूरत है। अकेले टेस्ट सीरीज से आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ, और उसके बाद में बहुत सारे टीचर आपको ये मिलेंगे कि सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज से सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये एक भेड़ चाल है। अगर आप मार्केट से किसी गाइड को खरीद करके आप पढ़ रहे हो, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, उसके बाद में आपने पढ़ना ही छोड़ दिया और आप बोरिंग महसूस करने लगे, तो वो बुक आपके लिए उस जूते के समान है जिसको आपने रनिंग के लिए खरीदा था, लेकिन आप रनिंग करने के लिए 2 दिन गए, तीसरे दिन आप नहीं गए, तो वो जूता किसी काम का नहीं है। ठीक, टेस्ट सीरीज का लफड़ा भी कुछ इसी प्रकार का है कि आपने बिना सिलेबस पढ़े, बिना अपना मैटर तैयार किए हुए आपने टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर ली, लेकिन टेस्ट सीरीज, केवल टेस्ट सीरीज से आप डीमोटिवेट हो गए और आपने पैसे तो भर दिए लेकिन कभी पेपर देने के लिए नहीं गए। क्योंकि आपके पास में मैटर ही नहीं है पढ़ने के लिए। तो वो मैटर कहां से आएगा? वो मैटर आएगा उन किताबों को समझने से, उन नोट्स को समझने से। उन नोट्स को समझने के लिए पहले आपको कोचिंग में आना पड़ेगा, क्लासें अटेंड करनी पड़ेगी। तो मैं तो ये मानता हूं कि जो फ्रेशर बच्चा है, एक बार टेस्ट सीरीज के लफड़े में न पड़े और वो बच्चा पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें, क्योंकि भर्ती को अभी टाइम है। उस टाइम के दौरान आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, राम राम।